यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस लिखते कैसे, मैंने बताया था पहले से। डिपेंडेंट वेरिएबल, आप पुराना एग्जांपल भी देख ही सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं आप, क्लियर। तो क्या लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल और स्टडी पॉपुलेशन। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट थिंक। भैया आंसर नहीं बताना, देखो मुझे हाथ से आवाज आ गई। ये एग्जाम नहीं है भैया, एक तरह से ये सेल्फ इवेल्युएशन। हम किस चौराहे पे खड़े हैं और हमें अब कितना आगे जाना, तो कितनी मेहनत करनी है, समझ रहे हैं। यहां चीटिंग करें, हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्लियर बात करूं, सिंपल सा हाइपोथेसिस एग्जांपल दिया मैंने। चाहे आपने कहा देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, चाहे नेगेटिव बोला, आपने कहा देयर इज नो रिलेशनशिप, जो व्हाटएवर आपने बोला, ठीक है। तो आपने स्मोकिंग भी इंक्लूड किया, लंग के दोनों वेरिएबल इंक्लूड किया, और हम स्टडी पॉपुलेशन किसके बीच में कर रहे हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट पे कर रहे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट के ले कर रहे हैं, जहां पे है तो पॉपुलेशन को भी आइडेंटिफाई। एक्सटेनियस वेरिएबल तो हमारे कंट्रोल में होते ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि कौन से एक्सटेनियस वेरिएबल है, तो हम उसको कह रहे हैं हाइपोथेसिस में लिखेंगे। तो सीधा सा आंसर क्या है भैया इसका, एक्सट्रेनियस वेरिएबल सी। क्लियर, हम उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च हाइपोथेसिस आर, रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है, फॉर्मुलेटेड प्रायर टू ए रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, stated such that they can be confirmed or refuted, or beliefs about any natural phenomena. What is your right answer? ध्यान से पढ़ें उसको, ध्यान से पढ़ें। रिसर्च हाइपोथेसिस मतलब ये हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, हाँ। अगर रिसर्च हाइपोथेसिस अगर ऐसा ऑप्शन दिया होता तो अपन उसको जाते कि रिसर्च क्या है, नल क्या है, लाइक, है ना। लगा दिया आंसर, है ना। क्विक क्विक बात करते हैं, ज्यादा अपन टाइम नहीं लगाएंगे। सीधा साहब देख रहे हैं, देखो प्रायर टू ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, है ना। फर्स्ट टिप आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम था, सेकंड आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सुन लो मुझे, सुन लो भैया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर था सेकंड पॉइंट, उसके बाद में आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप है, या टेंटेटिव स्टेटमेंट, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। क्लियर। stated such that they can be confirmed or refuted, कुछ भी नहीं है ये। बिलीफ जो होते हैं वो assumptions होता है, जहां पे बिलीफ्स की बात आ जाए वो क्या आपके assumptions होते हैं, वो हाइपोथेसिस नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है भैया, द स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू आर नॉन एज। ये आंसर गलत मत करना यार। हाइपोथेसिस, assumptions, conceptual definition और operational definition। लिखो तो फटाफट, पिक आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लिख दिया आंसर, ठीक है। अभी बोला मैंने यहां पे बिलीफ की बात आ जाए, ठीक है, तो क्या लिखना आपको भैया, assumptions, ठीक है ना। बिलीफ अभी बोला था, जस्ट बिलीफ्स एंड आइडियाज विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू। क्लियर, जो भी बिलीफ्स है बता चुका हूं मैं, इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट इज, ध्यान से पढ़ना इसको, क्वेश्चन को, रेस्ट्रिक्शंस इन द स्टडी, आपकी स्टडी के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, इंपोज्ड बाय द रिसर्चर, रिसर्चर ने इंपोज्ड किया है, ठीक है, दैट मे डिक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स आर डिलिमिटेशन, लिमिटेशंस, hypothesis or assumptions। लिखा, बात करूं, ठीक है। देखो हाइपोथेसिस तो क्या है कि टेंटेटिव स्टेटमेंट है, बिलीव नहीं है भैया। द टेंटेटिव स्टेटमेंट या प्रिडिक्शन अबाउट बिटवीन द वेरिएबल्स,
अजम्पशंस क्या है? बिलीफ से आइडियाज है, ठीक है, कोई फैक्ट विदाउट फैक्ट्स है, दैट मे बी ट्रू, हो सकता है। क्लियर? फर्क आता है डिलिमिटेशन और लिमिटेशन में। इसमें क्लियरली इसे लिख दिया कि इम्पोज बाय द रिसर्चर। जो रिसर्चर है, ठीक है, वो खुद जो इम्पोज कर रहा है आपकी स्टडी के अंदर, वो सेट कर रहा है कि मुझे एडल्ट पे ही स्टडी करनी है, चिल्ड्रन पे ही करनी है, ब्रोंकाइटिस पे नॉलेज एसेस करना है, या सीओपीडी पे करना है, वॉटेवर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। किसको हम इंक्लूड कर रहे हैं रिसर्च स्टडी के अंदर, किसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिलिमिटेशन। और जनरली डिलिमिटेशन हम स्टार्टिंग जो होता है उसमें डिसाइड कर लेते हैं स्टडी मतलब कंडक्ट करने से पहले। लिमिटेशन जनरली एंड ऑफ द स्टडी पता चलता है, ठीक है। ये क्या है? हमारा एक तरह से हमारी कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग से, या मैं कहूं अपनी अदर लैंग्वेज में तो जो कुछ एक्सटेनियस वेरिएबल्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका पता तो हम पहले चला नहीं सकते ना, बाद में पता चलेगा, ठीक है। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारी स्टडी की कमियां हैं वो क्या होती भैया? आपकी लिमिटेशन। या सीधा दिया हुआ था कि इंपोज बाय द रिसर्चर, ठीक है, तो आपका आंसर क्या है भैया? सीधा सा डी लिमिटेशन। अंडरस्टूड? मैं इसको पढ़ा चुका हूं, इसके बारे में राइट किया है तो राइट लगाओ, गलत किया है तो गलत लगाओ, ठीक है। फिर लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सही कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी आप दे रहे हैं जो भी है, इज मोर इफेक्टिव देन स्टैंडर्ड पेशेंट एजुकेशन। दो चीजें हैं, स्टैंडर्ड पेशेंट एजुकेशन है और एक रिलैक्सेशन थेरेपी है। अलोन इन डिक्रीजिंग द प्री ऑपरेटिव एंजाइटी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ध्यान से समझना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल। ये कह रहा है भैया कि रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो मोर इफेक्टिव है देन द स्टैंडर्ड पेशेंट एजुकेशन, है ना, कि आपके ऑपरेशन से पहले एंजाइटी कम करने के लिए आधा आपको रिलैक्सेशन किया जाए या आपको कोई एजुकेशन दी जाए। तो आपका कहना है कि रिलैक्सेशन टेक्निक है वो ज्यादा इफेक्टिव है। ये इसने लिख दिया स्टेटमेंट दो वेरिएबल के बीच में। अब ये किस टाइप की हाइपोथेसिस है? अभी अभी बोला है मैंने बहुत सारी चीजें, अगर अभी भी सुन रहे हैं तो भी आदमी सोल्व कर सकता है। लिखा आंसर? बात करूं मैं आपको, क्या होगा आंसर? मैंने कहा मोर, डिक्रीज, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी मेंशन कर दिया, वो आपको डायरेक्शन दे दिया उसने, उसी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा भैया डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, एक की पॉइंट याद रख लो बस। देयर इज नो डिफरेंस इन द इंसिडेंट। अच्छा, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट है। क्या है आंसर? वापस पूछ लू तो? अभी भी किसी ने गलत कर दिया होगा, ऐसा तो नहीं है? इसको लिखना मत है ना, इसको लिखना मत, ये रिपीट क्वेश्चन। यस, हाइपोथेसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज, यूजुअली क्वालिटेटिव, है ना, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, शायद ही कोई कर पाए। आर वेरी स्पेसिफिक एंड स्टेटेड प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी। क्या बिगिनिंग ऑफ द स्टडी में लिखते हैं? आर ऑफन जनरेटेड एज अ डेटा आर कलेक्टेड, इंटरप्रिटेड एंड एनालाइज्ड। क्लियर? ये शायद नहीं पता होगा। आर नेवर यूज्ड, आर ऑलवेज स्टेटेड आफ्टर द रिसर्च स्टडी हैज बीन कंप्लीटेड। शायद नहीं पता होगा, मैंने पहले ही कहा था आपको, जनरली हम मेनली क्वालिटेटिव स्टडीज में अजम्पशंस लिखते हैं, कहीं कहीं पर भी हाइपोथेसिस भी मेंशन करते हैं किसी किसी जगह पर। लेकिन देखो, पहला आंसर तो इन्होंने कहा कि स्टडी कंप्लीट है उसके बाद हाइपोथेसिस लिखेंगे, ये तो है नहीं, ये तो गलत हो गया। फिर उन्होंने कहा कि बिगिनिंग तो क्वांटिटेटिव में लिखते हैं, क्वालिटेटिव में किसे पता आपको पहले से? अब दो सवाल है, आर नेवर यूज्ड, ऐसा तो नहीं, यूज तो करते हैं, मेनली अजम्पशंस यूज करते हैं, बट कभी कभी जहां पे जरूरत होती तो हाइपोथेसिस भी यूज करते हैं, मैं इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास? सीधा सा, आर ऑफन जनरेटेड एज द डेटा आर कलेक्टेड, इंटरप्रिटेड एंड एनालाइज करने के टाइम पे हम जनरली क्या लिखते हैं भैया? हाइपोथेसिस लिखते हैं। सही है, वेरी गुड। तो मैं इसको बता रहा हूं, आप एलिमिनेशन कर सकते हैं अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है। मैंने कहा आपको जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आना जरूरी है, ये टफ क्वेश्चन था, नहीं पढ़ा था आपने, लेकिन हम उसको एलिमिनेट
कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे ऑप्शंस को देख के, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटरेचर रिव्यू इज, क्या होता है लिटरेचर रिव्यू? एवरीथिंग दैट इज नोन अबाउट द सब्जेक्ट, एन एनालिटिकल समरी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स, all approved data on a research topic, a compilation of all positive result of the research. रिव्यू ऑफ लिटरेचर पता है सबको, है ना? जब आप कोई स्टडी करने जा रहे हैं उससे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज पहले हुई है उसको आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं स्ट्रेटेजिकली, और ये मैंने बताया थे वर्ड उस टाइम पे, ठीक है ना? आंसर कर दिया। कंपाइलेशन, कंपाइल करते हैं सब चीजों को, कंपाइल करना, जैसे सबको इकट्ठा करना, कंपाइल करना, यहां से लिया वहां से लिया, कंपाइल, हाँ, 2 4 5 जोड़ के एक बना दिया, दैट इज अ कंपाइलेशन, ए कंपाइलेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च। करो आंसर भैया, आप जो जो इसमें चलता रहता चल दो। पहले मैंने लिखा ए कंपाइलेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव, ऐसा जरूरी थोड़ी कि कंपाइल तो हम करते हैं सब कुछ, लेकिन जरूरी थोड़ी हम पॉजिटिव रिजल्ट को ही कंपाइल करेंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? तो ये आंसर नहीं होगा, चलो कंपाइल करें। सी, लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहे थे अपन, क्लियर? मैंने कहा पॉजिटिव का नहीं है, अप्रूव डेटा जरूरी नहीं है, और एनालिटिकल समरी जरूरी नहीं है, क्लियर? एवरीथिंग दैट इज नोन अबाउट द सब्जेक्ट, जो भी एवरीथिंग आप लिखा है वो आपका क्या है भैया? रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ठीक है भैया? तो योर आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कंडक्टेड अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्लियर, on a particular subject, the researcher should read all available materials on the subject, read the whole journal articles and then decide whether or not it is useful, read strategically and critically, read fully only those texts that appears to agree with his or her point of view। मैंने बताया था इसके बारे में पहले, शायद ही कर पाए, इसको भी टफ है। जब मैंने पढ़ाया था रिव्यू ऑफ लिटरेचर तब बताया था इसके बारे में। बात करें, मैं जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ाया था तब बताया था मैंने कि सब कुछ उसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, पर जब भी हम उसको रीड करते हैं तो जनरली स्ट्रेटेजिकली और क्रिटिकली उसको रीड करते हैं। ये मैंने जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ाया था तब मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो आंसर इज सी, रीड ऑलवेज स्ट्रेटेजिकली और क्रिटिकली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू इज, क्या पर्पज हो सकता है? यूज द लिटरेचर टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट नॉलेज एंड व्हाट इज अननोन, क्या प्रेजेंट नॉलेज है और क्या अननोन है उसके बारे में जानना। असिस्ट इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्रीवियस स्टडीज एंड ऑल ऑफ द अबव। लिखते हैं आंसर क्विक। बात करूं मैं आपसे, ठीक है? स्ट्रेंथ क्या है प्रीवियस स्टडी, वो भी जानते हैं, वीकनेस भी जानते हैं, क्या उन्होंने कमियां छोड़ी थी, क्या हमें इंप्रूव करना है, ठीक है? उन्होंने उनका प्रॉब्लम, उसने ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या मेजर यूज किया वो भी देखते हैं, और प्रेजेंट नॉलेज व्हाट इज अननोन, क्या नहीं उन्होंने लिखा हुआ है, उसकी वीकनेस हो गई। तो सारा इसका आंसर क्या होगा भैया आपका? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट देखें, Why do you need to review the existing literature? जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको रिव्यू करने की आपको नीड क्यों पड़ गई? To make sure you have a long list of references, because without it you could never reach the required word count. To find out what is already known about your area of interest and to help you in general study. What is your answer? सीधा सा आंसर है।
आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने की नीड क्यों पड़ गई, क्यों लिटरेचर रिव्यू की नीड है? क्या आंसर ठीक? क्या आंसर आया? सी। टू फाइंड व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट, क्या ऑलरेडी जान चुके हैं, जो नहीं जाना है तो उसको हम स्टडी करेंगे अपन, ठीक है? तो मेन नीड हमारी वही है भैया। क्लियर भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज सिन्हाल स्टैंड्स फॉर? क्या स्टैंड फॉर? इट मींस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सिन्हाल? ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। Comprehensive Index of Nursing and Allied Health Literature, Current Index of Nursing and Allied Health Literature, Central Index to Nursing and Allied Health Literature, sorry. And D option is Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. एग्जाम में पूछा जा चुका भैया क्वेश्चन ये, ठीक है? ये याद करना है, कुछ समझाने लायक नहीं है। समझाना क्या था इसमें वो मैं समझा चुका हूं पहले। आंसर लिखा? ठीक है। सिन्हाल की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? सीधा सा देख लें आप, दैट इज ए क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर, ठीक है? मैंने सर्च इंजन क्या होता है? गूगल, याहू, है ना, वेब क्रॉलर, क्लियर? ये सारे बता चुका हूं मैं आपको, क्लियर? स्टोरेज कहां होता है, मैं अभी आगे और क्वेश्चंस आएगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिन्हाल की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्लियर? यहां से अपन सर्च करते हैं नर्सिंग की जर्नल्स स्पेशली। योर आंसर इज डी। ये याद करना है भैया। मैंने बहुत इजी ऑप्शंस दिए हैं, उसमें ऑप्शन चेंज कर सकते हैं थोड़े से ना। या तो क्लियर हो रहा, क्यूमुलेटिव से आपको एक ही क्यूमुलेटिव मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ए डेटाबेस that is considered the premier bibliography database for providing access for the biomedical literature is, clear? क्वेश्चन को पढ़ो, आप ही पढ़ो। गूगल, याहू, मेडलाइन और MSN सर्च। अब जिसने क्लास अटेंड की उसको ये समझ में आएगी कि चीज क्या है, ये क्या चल रहा है। गूगल क्या है, याहू क्या है ना, मेडलाइन क्या है, सिन्हाल क्या है, बाकी समझ में आएगी नहीं कहानी। और जिसे क्लास अटेंड की उसको अगर आंसर नहीं भी आता उसको सोल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है बताऊंगा अभी। लिखा? ठीक है। मैंने भैया आपको बताया था कि एक तो आपके ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर है आपका, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ऐसे बहुत सारे ब्राउजर है जिसमें आप गूगल पे ओपन करते हैं। आईफोन में डक डक गो है, ऐसे बहुत सारे है ना आपके वेब है ना, जिसको आप वेब भी बोलते हैं, ठीक? उसके बाद उसमें आता है सर्च इंजन। जनरली हम कॉमनली जो यूज करते हैं गूगल यूज करते हैं, ठीक है? गूगल है, याहू है, वेब क्रॉलर है, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, है ना? डक डक गो भी सर्च इंजन ही है, सॉरी, है ना? तो जनरली अपन क्या करते हैं, गूगल यूज करते हैं, ठीक है? गूगल पे आप कुछ भी डालते हैं, ब्रोंकाइटिस, वो जहां जहां पर भी ब्रोंकाइटिस का मटेरियल होगा वहां से उठा करके वो डाल देगा, ठीक है? एक होता है डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या है? एक तरह से लाइब्रेरी। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया किसी भी कोचिंग का, बिलीवर्स का, नर्सिंग नॉलेज से मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। मैंने उसमें बहुत सारी क्लासेस को क्या कर दिया, पीपीटीज डाल दी उसके अंदर, ब्रोंकाइटिस पे डाल दी, सब पे डाल दी। आपने कोई पीपीटी डाल दी, आपने डाल दी, बहुत सारा मटेरियल डाल देते अपन एक लोकेशन पे, ठीक है ना? तो जो लोकेशन है जहां पे आपने डाल रखी है मटेरियल, वो आपका क्या है, डेटाबेस, ठीक है? आपने एक लाइब्रेरी बना दी, जैसे एनएलएम लाइब्रेरी, ठीक है? पबमेड, पबमेड एक लाइब्रेरी होगी, ठीक है? पबमेड के अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे एक मेडलाइन आपकी लाइब्रेरी होगी जिसमें मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे डेटा उसके अंदर है। आपने कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें सोसाइटी, सोशल से रिलेटेड सारे डेटा है, किसी में कल्चर से रिलेटेड है, क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर क्या होता है, मटेरियल्स अंदर होता है। सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना,
कोई अपनी एप्लीकेशन बना रहा है, लाइब्रेरी का बना रहा है, अपनी कोचिंग का बना रहा है, अपने इंस्टीट्यूट का बना रहा है, सब बनाते हैं, उसमें अपना डेटा डालते हैं। तो जो भी आपका मटेरियल है उसकी जो स्टोरेज करने की जो लोकेशन है वो क्या होता है, आपका डेटा बेस, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेटा बेस। और जहां से अपन उसको सर्च करते हैं उसको हम उसको एक्सेस कर पाए, हम कैसे पता चलेंगे, हम गूगल पे तो डालेंगे कि भैया ब्रोंकाइटिस, वो जहां जहां ब्रोंकाइटिस होगा वो आपको उसमें 5, 10, 15, 20 पेज खोल लेगा, यह ब्रोंकाइटिस बता रखा है इन्होंने, ये बता रखा है इन्होंने, बता रखा है इन्होंने, बता रखा है। तो वो जो स्टोरेज लोकेशन है वो तो क्या है, आपका डेटाबेस, और जहां से आप सर्च कर रहे हैं वो क्या, आपका सर्च इंजन, वो क्या आपका सर्च इंजन, चाहे गूगल हो सकता है, याहू हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है। यहां पे समझ में आ रही कहानी। तो मैंने जो यहां पे क्वेश्चन किया है, अब ये समझ में आ गई आपको कि डेटाबेस पूछा है मैंने यहां से, जो क्या है कि आपको बायोमेडिकल से रिलेटेड जो है ना, वो बायोमेडिकल से रिलेटेड जो लिटरेचर रखता हो, ठीक है, जैसे मैंने नर्सिंग से बताया था अभी आपको, नर्सिंग से कौन रखता है, सिन्हाल, बहुत सारे रखते हैं पर मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं वो क्या है भैया, आपका सिन्हाल। तो सिन्हाल क्या है भैया, डेटाबेस है, ना कि सर्च इंजन, वो डेटाबेस है, समझ रहे हैं। इसके अंदर नर्सिंग की क्या है भैया, बहुत सारी जर्नल आर्टिकल्स उसके अंदर क्या है भैया, आपकी सेव्ड है, जहां से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये है, मैंने डेटाबेस पूछा आपसे, ठीक है, तो जिसको ये पता है कि सर्च इंजन क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, वो देख लेगा भैया गूगल क्या है, आपका सर्च इंजन है, आप सर्च करते हैं, याहू क्या है भैया, आपका सर्च इंजन है, ये एमएसएन सर्च, सर्च लिखा है मतलब कहीं कहीं सर्च इंजन ही होगा, अगर अपन नहीं जानते हैं तो, ठीक है। मेडलाइन या मेडलाइन प्लस जो है वो आपका क्या है भैया, डेटाबेस। यहां पे ऑप्शन में सिन्हाल होता है मेडलाइन की जगह, और लिखते हैं कि नर्सिंग के लिटरेचर, तो आंसर क्या जाता है आपका, सिन्हाल। ऐसी बहुत सारी है, एमबेस वगैरह, मैंने बहुत सारी इसमें मैंने क्लास ली है अच्छे से भैया, ठीक है, आप पुरानी क्लास देख लें, इसलिए मैं यहां पर डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं क्लासेस सारी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिस टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो एमसीक्यूज में आएगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो योर आंसर इज सी। अगर आपको नहीं आता तो भी कैसे सोल्व कर सकते हो मैंने बता दिया, चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू इट इज एडवाइजेबल टू, क्या एडवाइस किया जाता है जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, सीक मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। ये अच्छा क्वेश्चन मैंने बताया था पहले, ठीक है ना, कि जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आप जब इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, क्या आपको मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेनी चाहिए या वहां पे ढूंढनी चाहिए। गैदर लिटरेचर फ्रॉम बुक्स, क्या बुक से लिटरेचर लेना चाहिए, क्लियर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें कोई दिमाग वाला नहीं है। गैदर लिटरेचर फ्रॉम जर्नल्स एंड सीक असिस्टेंस फ्रॉम ए लाइब्रेरियन, किसी लाइब्रेरियन से आपको नॉलेज लेना चाहिए। ये सीधा क्वेश्चन है, आप शायद नहीं कर पाएंगे, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा, भाई मैं जिसने क्लास अटेंड किया पढ़ा चुका हूं उसको, टिक कर दिया आंसर, है ना। जनरली कभी भी ध्यान रखें, जब भी हम कोई भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, कि हमें डेटा कहां से लेना है, वो किसको देते हैं भैया, जर्नल्स को। ये याद रखने वाली बात है भैया, कोई समझने वाली बात नहीं, याद रखने वाली बात। अगर पूछा जाता है तो याद रहे कि गैदर द लिटरेचर फ्रॉम द जर्नल्स। अंडरस्टूड, सही किया। हाँ, मुझे लगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं थिंक बताया भी था मैंने ये पहले। A database, फिर आ रहा हूं भैया, डोंट टॉक। A database differs from a search engine। मैंने दो चीज बताई आपको, सर्च इंजन और डेटाबेस बताया, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। A database store the information, क्या डेटाबेस स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। A search engine takes you to the information, सर्च इंजन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है एक तरह से, आप सर्च करते हैं तो। A database are specialized by a area of knowledge के अकॉर्डिंग होता है, जैसे मेडलाइन बायोमेडिकल के अकॉर्डिंग है, सिन्हाल नर्सिंग के अकॉर्डिंग है, लाइक दैट। जैसे बिलीवर्स है, नर्सिंग की कोचिंग है, कोई क्या है, लाइक दैट, क्लियर। तो जो डेटाबेस है वो स्पेशल है। These all of the above. What is your answer? इतना मैंने समझा ही दिया, फिर भी गलत करते हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। लिखा आंसर? मैंने कहा आपको स्टोर करता है डेटाबेस इंफॉर्मेशन, अभी समझाया था मैंने आपको। मैंने कहा सर्च इंजन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा, सर्च करेंगे वो दे देगा आपको इंफॉर्मेशन। डेटाबेस स्पेशलाइज होते हैं एरिया के अकॉर्डिंग, स्टोर है ना, कोई कौन सी लाइब्रेरी कौन कौन सी है भैया, कौन सा, लाइक दैट। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है भैया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लिटरेचर रिव्यू शुड अकर, लिटरेचर रिव्यू शुड अकर
नियर द एंड ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, जिसको रिसर्च प्रोसेस पता है वो बता पाएगा। शॉर्टली बिफोर द एनालिसिस ऑफ द डेटा, या प्रॉब्लम एनालिसिस करने से पहले, अर्ली इन द रिसर्च प्रोसेस, और नन ऑफ द अबव। जिसको रिसर्च प्रोसेस पता है वो लिख सकता है इसका आंसर, जिसको स्टेप्स पता है उसकी। ये कितने आवर का हो रहा था पता चल जाता ना है? 1 आवर का हो गया, अभी 40 मिनट हुआ ना। ठीक हो गया आंसर, ठीक है। क्या है आंसर? अब चेंज मत करना बोलने के बाद, है ना, ठीक है। एंड ऑफ द रिसर्च प्रोसेस में होता नहीं है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले ही करते हैं अपन। एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम को एनालिसिस करने से पहले अपन जनरली करते नहीं है, अर्ली रिसर्च प्रोसेस में करते हैं। पहला फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है आपका, ठीक है ना, और नन ऑफ द अबव। तो योर आंसर इज सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आप इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, ठीक है। एक तो आप हॉस्पिटल में लेते हैं, जब पेशेंट एडमिट होता है तो एडमिशन का लेते हैं, यहां पर रिसर्च का अपन इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, क्लियर। तो उसके अंदर क्या, उसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। पर्पज ऑफ द स्टडी क्या लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आप उसको ऑफर करते हैं कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस का ही आंसर करो आप, बाकी आपकी इच्छा हो तो छोड़ दो। क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन, सब्जेक्ट का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है रिसर्च के अंदर में, लिखते हैं ना सब्जेक्ट कि आपने कौन सी टेक्निक यूज की, लाइक, है ना, सैंपलिंग। अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स इफ एनी, क्या आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर इसके अलावा कुछ और इधर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्लियर। आंसर इज क्विक लगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, रिसर्च का भी मान लो इसको और कॉमन भी मान लो। बात करूं, ठीक है। देखिए भैया, पर्पस तो लिखते ही है, आप स्टडी कर रहे हैं उसका क्या पर्पज है वो आपको मेंशन करना ही है, ठीक है। सब्जेक्ट है, कौन सी सैंपलिंग टेक्निक यूज की है, आप सब्जेक्ट को जो आप मुझे भी पार्टिसिपेंट बना रहे हो, ठीक है, मुझे किस बेसिस पे आपने चूज किया वो तो आप बताओगे मुझे, ठीक है ना। और आप उसको अल्टरनेटिव भी देते हैं कि जैसे आप सर्जरी में देते हैं ना, या सर्जरी है या ये कर सकते हैं, आप मेडिसिन से कर सकते हैं, या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन का आंसर देना है और बाकी नहीं देना, ऐसा नहीं है भैया, ठीक है ना भैया। जो भी उसमें है आपको उसका सबका आंसर देना है। तो आंसर इज बी, क्लियर है भैया। बस मैंने इसलिए तो फोकस करना है, यही गलती होती है, छोटी छोटी गलती। एक क्वेश्चन आइदर इस पार आइदर उस पार, क्या बहुत ध्यान रखना होता है भैया। और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम पे भी मैंने कहा कि आपको जितना आंसर में टाइम नहीं लगाना है उतना क्वेश्चंस को रीड करने में टाइम लगाना है ना, यही फंडा है। और चाहे आपको आंसर आता भी है हल्का फुल्का, आप थोड़ा कंफ्यूज है, तो ऑलवेज मेरा जो मानना है, यू यूज द एलिमिनेशन पैटर्न। तो आपके जो रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपने 2 निकाल दिए, 2 में से एक चूज करना है तो कहीं ना कहीं आपको सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। और ये टीचिंग का भी फंडा है। बहुत सारे लोग जो टीचिंग में है, कोई ट्यूटर पे होगा, है ना, तो टीचिंग में है, टीचिंग में बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार मुझे कोई भी, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं सपोज, है ना, यार मुझे इसके बारे में कोई चीज पता नहीं है, हो सकता है स्टूडेंट मुझे कुछ पूछ ले, हो सकता है ना। आप कोई, अगर आप में से कोई टीचिंग में है, किसी ने बीएससी नर्सिंग किया है, कोई टीचिंग में है, कोई पढ़ा रहा है, ट्यूटर है, तो कभी भी मतलब आपको उसके लिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रिंसिपल सर थे डॉक्टर शिव कुमार मुदगल सर, वो हमेशा एक बात कहते थे कि इफ यू हैव 100% knowledge regarding any kind of subject or any kind of topic, but you deliver your 50 to 60%, you are not a good teacher. If you have 60 to 70% knowledge regarding any kind of topic or subject, but you deliver your 100%, you are a good teacher. है ना, जरूरी नहीं है। और आपका टीचर को और कोई इवेल्युएट नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जो आईना है वो स्टूडेंट है।
आप जो भी समझा रहे हैं, जिस तरीके से समझा रहे हैं, अगर स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ठीक है, देन यू आर ए गुड टीचर। आप क्या टेक्निक यूज करते हैं, कहां कोमा लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, क्लियर, किस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो एक्चुअल इवेल्युएशन है वो स्टूडेंट है। समझ में आई कहानी? क्लियर? तो किसी चीज से घबराना नहीं, ना क्वेश्चन से घबराना है अपने को, और ना जो लोग टीचिंग में है, तो टीचिंग से भी नहीं घबराना आपको। क्लियर? क्वेश्चन पे आता हूं। व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन? ए वे ऑफ कंडक्टिंग, रिसर्च डिजाइन पे आगे भी अपन, क्लियर, धीरे धीरे आ रहे हैं अपन। ए वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी। क्लियर? The choice between using qualitative or quantitative method, the style in which you present your research findings like graph, a framework for every stage of the collection and analysis of the data. What is the research design? अच्छा क्वेश्चन। बात करूं? कर दिया आंसर? ठीक है। मैंने जब भी रिसर्च डिजाइन पढ़ाया था उस टाइम मैंने एक ही वर्ड यूज किया था। मैंने कहा रिसर्च डिजाइन क्या होती है भैया? आपका एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है, ड्राइंग होता है, या एक क्या होता है भैया? फ्रेमवर्क होता है। मैंने तीनों ही वर्ड यूज किए थे वहां पे। क्लियर? तो जहां पे फ्रेमवर्क की बात हो रही है, मेथोडोलॉजी के अंदर एवरी स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एनालिसिस, है ना, मेथोडोलॉजी हो गई। तो फ्रेमवर्क जहां पर आ गया भैया, वही क्या है? आपकी रिसर्च डिजाइन। क्लियर? फिर पीछे चले गए। देख लो भैया, यह पहला ऑप्शन में क्या लिखा है? ए वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी की तो बात अपन कर ही रहे हो, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन में आएगा। क्लियर? द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स, कौन सा यूज कर रहे हैं? आप रिसर्च अप्रोच डिजाइन है, लेकिन उसको रिसर्च डिजाइन नहीं कह रहे हैं अपन, है ना। ये से पूछा व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, डेफिनेशन पूछा जा रहा है। क्लियर? और जिस में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ वगैरह में, किसी में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं टेबुलेशन फॉर्म में, वो आपका क्या भैया? इंटरप्रिटेशन। समझ ले भैया वापस से, इंटरप्रिटेशन है वो आपका। लेकिन जो फ्रेमवर्क होता है वही क्या होती है भैया? आपकी रिसर्च डिजाइन। क्लियर? फिर आप आंसर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हॉथॉर्न इफेक्ट, यह आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? इफ हॉथॉर्न इफेक्ट या हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड बाय, राइट क्वेश्चन है, शायद ही कर पाए लोग। एडवर्ड डेमिंग, एल्टन मायो, हेनरी फयोल एंड इवान पावलो। क्लियर? इवान पावलो ने लर्निंग की थ्योरी दी थी, पता ही होगा आपको, है ना। हेनरी फयोल ने आपके एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। एडवर्ड डेमिंग मैं जानता नहीं हूं, है ना। और एल्टन मायो ने है जो हॉथॉर्न इफेक्ट्स के बारे में बताया था। तो योर राइट आंसर इज एल्टन मायो। ये आया हुआ क्वेश्चन है भैया एग्जाम में। क्लियर? आपने कहीं पढ़ा हो तो। हाँ नहीं, पेपर्स में। नेक्स्ट सी प्लीज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स एक्सेप्ट, अब जिसने पढ़ा है टाइप्स उसको पता है, फिनोमिनोलॉजी, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी एंड क्रॉस सेक्शनल। व्हाट इज योर आंसर? पढ़ा चुका हूं मैं, टाइप्स पढ़ा है मैंने डिजाइन के। क्वांटिटेटिव क्या है बहुत अच्छे से पता है मैंने, बहुत बड़ा सा डायग्राम था, है ना। ठीक है, कर दिया आंसर। ठीक है भैया, अब आपको पता ही है फिनोमिनोलॉजी क्वालिटेटिव है, जो फिनोमिना लाइव एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, मैंने बताया था आपको। इथनोग्राफी कल्चर से रिलेटेड है, कल्चर की बात होती है। ग्राउंडेड थ्योरी इन डेप्थ उस सेटिंग में जाकर के उसको एक्सपीरियंस को लेना, दैट इज ग्राउंडेड। और क्रॉस सेक्शन जो होती है भैया, ये आपकी क्या है भैया? क्वांटिटेटिव है ना। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन बताई थी मैंने, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप डेटा को जो कलेक्ट करते हैं वो आपकी क्या है भैया? क्रॉस सेक्शनल है। और लॉन्ग टाइम पे करते हैं, लॉन्ग से याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग से लॉन्गिट्यूडनल।
योर राइट आंसर इज डी क्रॉस है। इजी क्वेश्चन है बहुत, ऐसे क्वेश्चन को गलत करने की कोई गुंजाइश नहीं है भैया। नेक्स्ट देखें आप, अ ब्लूप्रिंट, गलत मत करना, ब्लूप्रिंट फॉर द कंडक्शन ऑफ द रिसर्च स्टडी इज पायलट स्टडी, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन और डेटा कलेक्शन टूल। कर दिया आंसर? बात बढ़ो आगे, ठीक है। पायलट स्टडी का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टडी शॉर्ट फॉर्म में करते हैं मेन स्टडी करने से पहले, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भैया? पायलट स्टडी। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव स्टेटमेंट या प्रिडिक्शन अबाउट द बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दैट इज मोर भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट टू कंडक्ट द स्टडी या ड्राइंग ऑफ द स्टडी, क्लियर, या फ्रेमवर्क ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी या स्टडी, क्या। और डेटा कलेक्शन टूल बहुत सारे होते हैं जो मैंने शायद पढ़ा है नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जरा आते नहीं है, बाकी पीपीटी तैयार है, जब मौका मिलेगा पढ़ा देंगे उसका, ठीक है ना, जिसमें लिखा स्केल, रेटिंग स्केल, वास्ट स्केल, क्यू शॉर्ट, बहुत सारे हैं, क्या। सो योर आंसर इज सी, रिसर्च डिजाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ब्लूप्रिंट इसी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है। A researcher conducts a smaller study of the planned study to identify any problematic areas before implementing a planned large area। मैंने एग्जांपल दिया था गडकरी का, याद हो तो, क्लियर। Planned large scale research investigation, the smaller study, this smaller study is known as abstract only, exploratory study, पायलट स्टडी एंड पोस्ट टेस्ट। लगा दिया आंसर सबने? क्या है आंसर भैया? पायलट स्टडी, सीधा सा आंसर है। बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं पहले से, है ना, नो नीड फॉर रिपीट। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू नर्सिंग रिसर्च इज। पहले भी उस टाइम बताया, तब कंफ्यूज हुए थे लोग, ठीक है, तो याद रखें। केस स्टडी अप्रोच के अंदर कंसेप्चुअल फ्रेम फॉर रिसर्च, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के अंदर क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। क्विक आंसर करें, क्विक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल रोल है, क्यों? हो गया भैया? देखो, केस स्टडी अप्रोच तो है नहीं, ठीक है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जनरली है नहीं। रिसर्च का कहानी ज्यादा हिस्सी नहीं, कंफ्यूजन का दोनों में रहता है। जनरली हम इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी, है ना, पर वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो जाता है। पर यहाँ पे जो लिखा है वो क्या भैया? कंसेप्चुअल। मैंने पढ़ाया है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पर फर्क कितना सा है। मैंने कहा था कि भैया जो पहले से कोई थ्योरी दी हुई है उसको हम यूज करते हैं हमारी स्टडी के अंदर, ठीक है। मैंने मेरे एग्जांपल दिया था, मैं टेलर हूं, मेरा नाम सुनील कुमार टेलर, जानते हैं सब, है ना। तो हमारा जो बेसिक प्रोफेशन क्या होता है? टेलरिंग का, क्लियर। हमारे जो पूर्वज बता के गए कि भैया आपको कटिंग कैसे करनी है ना, यहां से शर्ट काटना है, इतना मेजरमेंट लेना है, ये करना है, कॉलर ऐसे लगानी है, पेंट लगानी है, बक्कल लगाना है, जिप लगानी है, लाइक दैट, व्हाट इज बटन लगाने, चेन लगानी, क्या लगाना है, उन्होंने थ्योरी डेवलप कर दी एंड वी आर फॉलोइंग, क्या वो तो। और मैं मेरे रिसर्च स्टडी में जो एज इट इज जो थ्योरी है पहले की दी हुई, उसको अगर फॉलो कर रहा हूं, दैट इज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा क्या किया, चेंज कर दिया, अल्टरेशन कर दिया। नहीं आज के तो कॉलर नहीं, चाइनीज कॉलर रख दी, है ना, हाफ स्लीव्स कर दिया उसको, नेरो कर दी, बेल बॉटम कर दिया उसको, एंकल वाली ऊपर वाली कर दी, लाइक दैट, है ना। तो हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन कर दिया, चेंज कर दिया उस मेथड्स के अंदर, और उसको हम हमारी रिसर्च स्टडी में अप्लाई कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज योर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो जनरली फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो थ्योरी दी थी वो एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, लेकिन यहां पर मेन जो रोल था वो किसमें था भैया? आपका डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के। क्लियर है भैया? योर आंसर इज सी। बता चुका हूं मैं, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट इन अ रिसर्च स्टडी बिहेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है भैया ये भी। द सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या होता है पहले सोच लो मन में। इन अ रिसर्च स्टडी बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर बिकॉज दे आर अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करता है। इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड हॉथॉर्न इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, रिएक्टिव इफेक्ट और नोवेल्टी इफेक्ट। कर दिया आंसर? व्हाट इज द आंसर? दैट इज द हॉथॉर्न इफेक्ट। समझ जाना भैया, ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट पढ़ा चुका हूं, रिएक्टिव इफेक्ट पढ़ा चुका हूं, नोवेल्टी जो न्यू इफेक्ट होता है, एग्जांपल दिया था स्क्रीन का, मैंने याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। नोवेल्टी, योर आंसर इज ए। देख लेना कभी टाइम मिल जाए तो, है ना, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है ना, ठीक है। जब कभी मन करे, कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में अगर रिसर्च से, तब पढ़ लेना। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बट इसको तो जरूर पढ़ लेना एक बार, थोड़ा सा एक आध घंटा निकाल, जिसने पढ़ लिया उसका काम होगा। 99% मुझे उम्मीद है कि शायद इनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उस टॉपिक से नहीं आएगा, हो सकता है उसको घुमा करके दे दे वो। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच, बताइए मैंने, आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन नर्सिंग बिकॉज दे रिक्वायर लेस रिसोर्सेज, आर इजी टू इंप्लीमेंट, जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग नॉलेज। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो अलग अलग चीजें, आर बोथ प्रोसेस ओरिएंटेड। व्हाट इज योर आंसर? लिख दिया आंसर, ठीक है भैया। क्वांटिटेटिव को अलग नॉलेज जनरेट करती है और क्वालिटेटिव जनरली क्या है भैया, आपकी अलग नॉलेज। क्वालिटेटिव अलग नॉलेज मिलेगा आपको, तो जनरली क्या है, जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग नॉलेज। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज, क्लियर? फर्स्ट स्टेप, prepare the research design, complete data collection and analysis, formulate the research question और prepare the report। देखो फटाफट, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। कर दिया अटेम्प्ट, ठीक है। सीधा सा भैया, सबसे पहला क्या है, फॉर्मुलेट द रिसर्च क्वेश्चन। आंसर इज सी। अनदर क्वेश्चन सेम बट ऑप्शंस आर वेरी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज डेटा एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिसर्च डिजाइन। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन अलग है। फटाफट लिखो भैया आंसर। मैंने बताया था पहले भी कि ऑप्शन से बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। वैसे पहला स्टेप जो होता है वो फॉर्मुलेटेड रिसर्च क्वेश्चन होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप नहीं दी हुई ऑप्शन में, तो सेकंड कौन सी है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। डिजाइन नहीं होगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। डाटा एनालिसिस बाद में होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा भैया, लिटरेचर रिव्यू। तो डिपेंड करता है, इसलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपका आंसर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारे अभी क्वेश्चन आया था सीएचओ में, लाइक क्विकनिंग से आया था, है ना, कहीं 18 to 20 वीक है, कहीं 16 to 20 वीक है, तो आपको उसने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका राइट आंसर होगा भैया। आप अगर नहीं मैंने तो ये पढ़ा है, उससे काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इन द रिसर्च प्रोसेस इज सिमिलर टू विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस पढ़ी है आपने, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इंप्लीमेंटेशन, या वही है ना, और इवेल्युएशन पढ़ी है आपने, क्लियर? तो रिसर्च में जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, वो नर्सिंग प्रोसेस में किस स्टेप के सिमिलर है, क्लियर? डेटा इंटरप्रिटेशन के,
गोल आइडेंटिफिकेशन, गोल भी है डायग्नोसिस के बाद, गोल भूल गए हम, नर्सिंग डायग्नोसिस और आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशन। करो भैया, फंडामेंटल क्वेश्चन है। कहां पे प्रॉब्लम का पता लगाते हो? लिखा आंसर? हाँ, क्या कहां लगाते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस पे लगाते हैं, है ना? नंदा के डायग्नोसिस पढ़े होंगे, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, ये ना नंदा की फुल फॉर्म शायद, है ना? मुझे फ्लो में आ गई, बहुत सालों पहले पढ़ी हुई है। नंदा की डायग्नोसिस पढ़ते हैं अपन, है ना? सी नर्सिंग डायग्नोसिस, क्योंकि अपन अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसमें लिखा हुआ है एंजाइटी है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, लाइक, है ना? When a researcher starts with the dependent variable से स्टार्ट कर रहा है एंड मूव्स बैकवर्ड, है ना? मतलब जा रहा है इफेक्ट से कोज की तरफ, क्लियर? बैकवर्ड अप्रोच, इट इज कॉल्ड एज रिट्रोस्पेक्टिव, प्रेडिक्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। पढ़ा चुका हूं मैं रिसर्च डिजाइन में, जिसने क्लास अटेंड की उसको पता होगा। कोहार्ट और केस कंट्रोल स्टडीज बताई थी मैंने, है ना? इसे केवल एमसीक्यू सोल्व करने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, है ना? कोहार्ट और केस कंट्रोल स्टडी बताई थी मैंने, है ना? रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव स्टडीज बताई थी मैंने, क्या? तो बैकवर्ड अप्रोच का मतलब क्या हुआ? रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रो का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ जाना, क्या? तो योर आंसर इज ए, रिट्रोस्पेक्टिव, क्या? और आगे की मैं यहां पे बोल देता, अगर फॉरवर्ड अप्रोच है, मतलब कोज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या आपकी प्रोस्पेक्टिव। क्लियर है भैया? और उन्हीं का मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या है भैया? कोहार्ट और केस कंट्रोल है। मैंने कहा था जो ग्रुप बनाते हैं आप, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप, ग्रुप का भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या नाम है भैया? आर्म बोलते हैं, आर्म। बताया था मैंने, याद कर लेना, आर्म बोलते हैं ग्रुप को, है ना? कंट्रोल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आएगा अभी आगे, क्या? और जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं, क्या, उनको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में अपन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं भैया, आरसीटी। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्या? और ये जो प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज हैं, इन्हीं को अपन जनरली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोहार्ट और केस कंट्रोल स्टडीज बोलते हैं। क्लियर? वो एक ही। हु इज द फर्स्ट नर्स रिसर्चर? मार्था रोगर्स, कैलिस्टा रॉय, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, डोरोथिया ऑरेम। सीधा आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। डोरोथिया ऑरेम ने ऑरेम स्टोरी दी थी भैया, कैलिस्टा रॉय ने रॉय एडेप्टेशन मॉडल दिया था भैया, है ना? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी। थ्योरीज पढ़ेंगे आप फंडामेंटल में, देख लेना। PICO मींस, ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। मैंने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़ाया नहीं है, पर उसमें से जो क्वेश्चन आता है जनरली, वो मैंने यहां पर आपको लिख दिया है। एविडेंस मैंने एक्सप्लेन किया था, बाकी मैंने पढ़ाया नहीं टॉपिक को। क्लियर? ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का है। वहां से अगर आपको जनरली यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, ठीक है, उसमें से पूछ ले कि PICO में से I क्या है, C क्या है, O क्या है या P क्या है। तो पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि भैया P का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, O का मतलब क्या होता है, तभी आप बता पाएंगे। क्या? सो ऑप्शन ए, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, शायद नहीं पता होगा, पर जिसको भी मैंने बताया था, जिसने क्लास अटेंड किए, तो आंसर तो आपको इसका देना पड़ेगा। ठीक है, बता दूंगा मैं आपको। क्या? फटाफट लिख दे इसका आंसर, आता हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका आंसर है भैया, पी का मतलब होता है पेशेंट, ठीक है, या पॉपुलेशन भी हो सकता है। वहां पे जो भी स्टेटमेंट दिया उसमें पेशेंट है या पॉपुलेशन जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ गई? तो अगर पूछते हैं कि स्टेटमेंट में दिया हुआ कि इसमें से पी कौन है, तो आपको उसमें से पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करके बताना है। आई का मतलब क्या है? पॉपुलेशन लिखा है, सॉरी, है ना, पॉपुलेशन ही है यहाँ पे, है ना, पेशेंट लग गया, पॉपुलेशन ही है आपका। पॉपुलेशन पेशेंट हो सकता है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट पे कर रहे हो, वो व्हाटएवर। इंटरवेंशन, जो भी आप इंटरवेंशन कर रहे हैं वो लिखना है आपको। कंपैरिजन, किस चीज के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीजों के, रूरल और अर्बन के बीच में कर रहे हैं, जो भी आप मेल फीमेल के बीच में कर रहे हैं, कंपैरिजन के बारे में लिखना है। आउटकम, उसका क्या आउटकम होगा, आउटपुट जिसको अपन कहते हैं, क्या आउटपुट होगा, क्या उसका रिजल्ट एक तरीके से, तो वो आपको जनरली लिखना है। तो यहां पे आंसर क्या है भैया? ए, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन,
कंपैरिजन और आउट। कितने मिनट का हो गया? पहले भी था ना, तो उसको मर्ज करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट